प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं त्रिभुज में। आज जब बताएंगे आपको कि त्रिभुज में जो पिछले वीडियो में मैंने बताया क्या था, लंब केंद्र पर आधारित क्या है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये सारी चीज़ बता देना। आज इस पर चलते हैं, प्रश्न को करवाते हैं। सबसे चलिए आज का प्रैक्टिस ये वाला वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस वीडियो। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, अंतः केंद्र पर आने वाला प्रश्न कैसे पूछता है। अंतः केंद्र पर जैसे आपसे पूछ लिया, अंतः केंद्र पर ऐसे दे दिया आपको, एक त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज में कह दिया त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज क्या है, ABC है, और O ये आपका अंतः केंद्र, ये O क्या है बच्चों, अंतः केंद्र है। यदि त्रिकोण ABC या BAC मान लेते 40 अंश है, तो कोण BOC का मान बताइए, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, ये आपका हो गया। अगला देखिए, लंब केंद्र पर देखिए त्रिभुज, ये दे दिया आपका ABC है, त्रिभुज ABC है, जिसमें BOC ये आपका लंब केंद्र है, लंब केंद्र है। ऐसी दशा में अगर A का मान 40 अंश है तो कोण BOC का मान बताइए। चलिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आ गया आपसे, चलिए ये दोनों बताइए। अंतः केंद्र हो गया, लंब केंद्र हो गया, एक परिकेंद्र पर भी बता दीजिए आप। त्रिभुज ABC में O त्रिभुज का परिकेंद्र है, मैंने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। O जो है परिकेंद्र है। ऐसे कंडीशन में ये 40 अंश है तो O का मान, या इसको मैंने लिख दिया 50 अंश है, तो O का मान क्या होगा, यानी कोण BOC का मान क्या होगा। हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो, हम प्रश्न भी करवाएंगे तब समझेंगे। तो नियम है, ये रूल है। कि आगे लिख लीजिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 3 एक साथ देखिए। तो कौन सा बच्चा बता सकता है, अगर त्रिभुज ABC में वो अंतः केंद्र है तो BAC अगर ये 40 अंश है तो BOC का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, BOC का मान हमेशा ये वाला कोण BOC, O का मतलब क्या हो, BOC अर्थात बीच वाला हमेशा पूछता है इसका मान क्या होगा। तो 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि जो कोण BOC है ये हमेशा क्या होगा, 90 होगा प्लस, और कोण A जितना है, कोण A कितना है, तो आप कहेंगे 40, हमेशा उसका आधा जोड़ दीजिए, अर्थात 90 प्लस 40 का आधा 20, अर्थात 900, 2 9 2 11, अर्थात 110 अंश। बच्चों अब इतना लगा ले जाओगे, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अर्थात अंतः केंद्र वाले में क्या होता है, O का मान पूछा जाए तो 90 प्लस A/2, यानी 90 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस A का मान जितना उसी का आधा और जोड़ दीजिएगा। लंब केंद्र में अगर ये A 40 है तो B कितना होगा, अर्थात ये अगर अल्फा है ये बीटा है, ऐसे दरमियान लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। इसका मतलब ये वाला जो कोण है उसको 180 से घटाओगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला दिया है तो 180 से घटाओगे ये वाला हो जाएगा, अर्थात इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो बच्चों 40 है तो कितना हो जाएगा, तो ये 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 140 और 40 मिलकर 180 हो गया। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आगे चलिए बच्चों, परिकेंद्र, जब ये चीज़ कह दे परिकेंद्र है, ऐसी दशा में क्या होता है कि हमेशा परिकेंद्र की दशा में ये वाला इसका दूना होता है, अर्थात ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये 50 है तो ये कितना होगा, 100 अंश होगा। यानी परिकेंद्र में हमेशा जो परिकेंद्र पर बना कोण होता है हमेशा A का आधा होगा, सही है, A का दूना होगा, और A सदैव इसका आधा होगा। अंतः केंद्र में 90 प्लस A/2 होगा, परिकेंद्र में अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 होगा। इतनी बात अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इस पर कुछ नियम बताने के बाद चलते हैं प्रश्न पर। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न मिलेगा कैसे इस पर। तो देखिए प्रश्न मिल गया आपको। कैसे मिलेगा कि देगा त्रिभुज, फिगर भी नहीं बना होगा, फिगर भी आपको बनाना होगा। इसमें देख क्या दिया, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है। यदि कोण A बराबर थीटा है तो कोण BOC का मान बताइए। इतनी बात समझ में आया। तो देखिए फिगर बनाना सिखाते हैं आपको।
एक त्रिभुज कोई ऐसे आप क्या कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज रहा होगा। अब इस त्रिभुज में ऐसे लिख दीजिए ABC रहा होगा, और ऐसे ये बना दीजिए जैसे इसका अंतः केंद्र हो रहा होगा। बन गया ना। अब हमको बताइए कि ये जो कोण A है ये कितना है, थीटा है। कोण A कितना है, थीटा है। तो BOC की माप कितनी हो जाएगी, तो आप तुरंत बताओगे 90 प्लस थीटा बाई 2। नोट कर लीजिए इसका यही सही जवाब, और आपको एक नंबर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आया। तो बच्चों हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जैसे इतना नोट कर लीजिए और इसी में हम एडिट करके बताते हैं। अगर यही प्रश्न में कहा होता कोण ABC का अंतः केंद्र वो है, कोण A बराबर दे दिया 70 अंश है, तो कोण BOC की माप क्या होगी। तो आपने देखा क्या किया गया कि BOC अर्थात ये वाला कोण कितना होगा 90 प्लस, जब ये थीटा था थीटा बटे 2, जब 70 है तो 70 बटे 2, अर्थात 90 प्लस 35 बराबर कितना हो गया 125 अंश। कर ले जाओगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, इसमें दिया है त्रिभुज ABC। देखिए प्रश्न मिलता कैसे, प्रश्न की भाषा को पढ़िए। इसमें मेंसुरेशन में कहा है त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का समद्विभाजक बिंदु कोण O पर मिलता है। और यदि कोण A बराबर 40, देखिए 40 का एक हम करवा चुके इसलिए यहाँ कर दे रहे हैं 50। कोण A बराबर 50 अंश है, तो कोण BOC की माप ज्ञात करो। इसका मतलब ना यहाँ पर अंतः केंद्र कहा, ना यहाँ पर लंब केंद्र कहा, ना यहाँ पे परिकेंद्र कहा, तो फिर होगा कौन सा केंद्र। चलिए बनाते हैं। कैसे बनाते फिगर, एक त्रिभुज के आप क्या करिए, कल्पना करिए, इसका नाम लिख दीजिए त्रिभुज ABC। अब आगे पढ़िए क्या कहा है, पढ़िए। त्रिभुज ABC बन के रेडी हो गया। कहा है कोण B और कोण C का समद्विभाजक। देखिए कोण B और कोण C का समद्विभाजक ऐसे मिलेगा, मिल गया। अब हमें बताइए कोण समद्विभाजक कहे चाहे कहे कोण आर्धक, बात एक ही हुई ना। कोण समद्विभाजक मतलब कोण का समद्विभाजक, यानी दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण समद्विभाजक कहलाती है। तो चाहे हम कोण समद्विभाजक कहें चाहे कहें कोण आर्धक, तो प्यारे बच्चों कोण आर्धक से क्या बना था, तो आपने कहा अंतः केंद्र बना था, अर्थात यहाँ वो कौन सा केंद्र हो गया, अंतः केंद्र। इसीलिए पिछले वीडियो जिन बच्चे नहीं जान पाएंगे तुरंत वीडियो आपकी क्या है, त्रिभुज का वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 सुनेंगे, लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, तुरंत जान जाएंगे अंतः केंद्र का निर्माण कैसे हो गया। अब यहाँ कहा है कि कोण A बराबर 50 अंश, तो कोण BOC का मान तो आप अच्छे से जानते हैं अंतः केंद्र की कंडीशन में 90 प्लस A/2 होता है। तो 90 प्लस 50 का आधा 25 हो गया बराबर 115 अंश हो गया। प्यारे बच्चों, हमें पूरा विश्वास और उम्मीद भी है कि आप अच्छे सीख चुके होंगे। अगर सीख चुके होंगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए कि आपको बिल्कुल आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ आप बताते रहेंगे, हम आपको उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे और कसम से मज़ा आ जाएगा। पूरा मेंसुरेशन आपके हाथ में आ जाएगा, पूरा मेंसुरेशन तैयार हो जाएगा, आपके कंपटीशन के मैथमेटिक्स का आधा टेंशन खत्म। और बिल्कुल हम आपकी भी टेंशन खत्म करने आए हैं इसके लिए। लेकिन आप लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। हम अकेले आपके बीच में और अच्छे अच्छे विषय और अच्छे अच्छे टीचरों की और अच्छे अच्छे वीडियो की व्यवस्था करते रहें, जिससे आपको भरपूर आनंद आता रहे। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, अगला 2 प्रश्न और देखिए, फिर अगले टाइप पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे मान लेते दे दिया कोई त्रिभुज है, हम बोल रहे हैं प्रश्न को लिखेंगे नहीं, अब आप लोग लिखिए। त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है, O परिकेंद्र है। यदि कोण OBC बराबर 20 अंश, तो कोण BAC का मान बताओ। चलिए बताइए, यही प्रश्न दे रखा है, कौन बता सकता है, कमेंट में टाइप करिए तुरंत। त्रिभुज OBC में जो कह रहा है 20 अंश है, क्या 20 अंश है, कौन सा कोण OBC। देखिए कुछ बच्चे तो जान ही नहीं पाते किस कोण की बात कर रहे हैं। बहुत से बच्चे जब आते हैं पूछते हैं कि इसमें कौन सा कोण है, कैसे जाने कि OBC में कौन सा कोण है। तो देखिए जब कहा OBC, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, O पे जाओ, फिर कहा B, तो B पे आओ, फिर कहा C, अर्थात ये वाला कोण, वो जो बीच में रहेगा वही बन जाएगा ये वाला कोण। कितने अंश का है, 20 अंश का है।
तो आपको क्या बताना है, कोण BAC। BAC मतलब ये वाला कोण बताना है। अब देखिए, जब ये 20 अंश का है तो सीधी सी बात है, ये परिकेंद्र जो परिवृत्त बनाओगे ऐसे समझ लीजिए, जब परिवृत्त ऐसे बनाओगे ऐसे, तो ये त्रिज्या बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो त्रिभुज का एक रूल है भैया, जो भी नहीं बताया अभी आगे बताते हैं आपको, कि दो क्या है, बराबर भुजाओं के जो बीच का कोण बनता है क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, तो ये 20 अंश का, तो ये भी कितने अंश का बनेगा, 20 अंश का बनेगा। और फिर ये कितने का बन जाएगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का एक मैंने शुरुआत में ही बताया कि 180 अंश होता है, तो 20 20 40 हो गया, तो कितना हो गया, 140 अंश हो गया। जब ये 140 हो गया, परिकेंद्र कर स्थिति में अभी हमने बताया ये आधा होता है, अर्थात कितने अंश का हो जाएगा, 70 अंश का। लो आंसर आ गया ना। एक ये तो नियम नंबर पहला हो गया, जो कि काफी मेथड के साथ है। दूसरा नियम ये है बच्चों कि इसका जोड़ सदैव 90 अंश होता है। क्या होता है कि ये वाला कोण, जो ये छोटा वाला कोण ये वाला और ये बड़ा वाला कोण, दोनों का जोड़ हमेशा 90 होगा। अर्थात ये 10 अंश है तो ये 80 अंश होगा। ये अगर कह दिया गया 30 अंश है तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा। इतनी बात समझ में आया? तो आप अच्छे समझ लिए होंगे, चाहे पिछले नियम से, चाहे इसका जोड़ कितना होता है, 90 अंश होता है। अगर ये कोण दिया तो आराम से आप बता ले जाएंगे। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई? चलते हैं आगे। यार बच्चों आगे देखिए, जैसे कहा जाए त्रिभुज ABC में, तुरंत आप कह दीजिए त्रिभुज ABC में, तुरंत हो गया त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अगर कहा जाए ओ, क्या कहा जाए, ओ क्या है, लंब केंद्र है, और कोण BAC जो है आपका, ये बच्चों 70 अंश है, तो कोण BOC का मान बताओ, कोण BOC का मान क्या होगा। अब देखिए लंब केंद्र के कंडीशन में पिछला भी देखिए, रूल नंबर 2 मैंने जो बताया था कि अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ऐसे दरमियान अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। यहाँ बच्चों ए का मान क्या है, अल्फा जो कि कितना दे रखा है 70, और बीटा का मान बताना है तो 180, तो बीटा बराबर क्या हो गया 180 माइनस 70 बराबर आंसर क्या बताओगे 110 अंश। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया लंब केंद्र पर, परिकेंद्र पर, अंतः केंद्र पर आपने देख लिया। केंद्रक पर कोई प्रश्न इस तरीके से नहीं बनता है। केंद्रक पर प्रश्न कैसे बनता है कि उसमें माध्यिकाओं का अनुपात पूछता, अक्सर ये सारी चीजें पूछता, आपको बता दिया। अब चलते रूल नंबर 4 पर। 3 हो गए थे, रूल नंबर 4 देखिए क्या है, रूल नंबर 5 देखिए क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए अगला नियम क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का समद्विभाजक, इसको ऐसे लिखना है भाई, कोण B और कोण C का, कोण B का यहाँ हमने कह दिया कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो देखिए तो क्या मान लेते हैं ABC, कह रहा कोण B और कोण C, कोण B और कोण C का बाह्य कह दिया इसलिए ये वाला बना दिए। कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक P पर काटते हैं तो क्या होगा, लिख लीजिए अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस कोण A/2, लिख लीजिए 90 माइनस कोण A/2। अब कभी भी अगर इस पे प्रश्न आए, मान लेते हैं कोई प्रश्न ऐसे, कोई फिगर बना हुआ है और आपसे ABC इसको D कह दिया और ये कह दिया 40 अंश है, तो ये कितने अंश का होगा, तो x का मान बच्चों कितना बताओगे, तुरंत कहोगे 90 माइनस 40 का आधा, 40 का आधा यानी बोले तो 20, तो 90 से जैसे ही 20 जाएगा तुरंत आंसर आपको क्या रिजल्ट आएगा 70 अंश। कर ले जाओगे। तो रूल नंबर 3 ये था। अब रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 देखो क्या है। रूल नंबर 5 देखिए बच्चों, 5 क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण B का अंतः समद्विभाजक कोण C का
बाह्य समद्विभाजक कोण सी का बाह्य समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं, बिंदु डी पर मिलते हैं, तो क्या होगा देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, एबीसी। कोण बी का अंतः समद्विभाजक ये हो गया, कोण सी का बाह्य समद्विभाजक ये हो गया ना। तो लिख लीजिए, अगर ये थीटा होगा तो कितना होगा, 2 थीटा होगा, अर्थात हमेशा ए का वो आधा होगा डी वाला। तो लिख लीजिए इतनी बात। तो कोण बी ए सी बराबर 2 गुणे कोण बी डी सी, बी डी सी। इस पर भी प्रश्न आता है। जैसे कैसे प्रश्न आएगा, दे दिया त्रिभुज एबीसी और इसमें दे दिया ये वाला दे दिया 30 अंश, और ये पूछ लिया तो तुरंत कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कर ले जाओगे ना, यही चीजें पूछता है। जैसे एक प्रश्न पूछ ही लिया, देख लीजिए कैसे पूछ लिया। दे दिया त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का, कोण बी का अंतः समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं, और कोण बीडीसी, तो कोण बीडीसी 40 अंश है, तो कोण बीएसी बताइए। तुरंत कैसे फिगर बनाओगे देख लीजिए सब लोग। कोण एबीसी, त्रिभुज एबीसी, बी का अंतः समद्विभाजक, ए का बाह्य समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, बीडीसी, बीडीसी 40 अंश है, तो बीएसी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तुरंत 80 अंश हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मज़ेदार एक नोट्स बना डालिए, मज़ा आ जाएगा। और अगर हमारे नोट्स को आपको ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको उस पर हमारे PDF, हमारे द्वारा त्रिभुज का PDF अवश्य मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सर्वांगसम और समरूपता पर। देखिए, आप लोग को हताश नहीं होना, ध्यान देना है। सर्वांगसम क्या होता है और समरूपता क्या होती है, इसको बता देते हैं, इस पर आने वाले प्रश्न को बता देते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। वो आपका UPP हो गया, SI हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, CPO SI हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यानी XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए यूज़फुल है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है। ये तो केवल आपको बताने के लिए होता है। लेकिन जो मैथ है, जितने भी कंपटीशन है, कहीं पर भी किसी में भी आ सकता है। ध्यान से देखिए, सर्वांगसम नाम से स्पष्ट है, और समरूपता देखिए। सर्वांगसम, इसका जब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, अर्थात समान है जिसके अंग, समान प्लस अंग बराबर सर्वांगसम, और समान है जिसके रूप, दोनों में अंतर तो समझ लिए होंगे, समान प्लस रूप, अर्थात जब रूप समान हो तो समरूप हो गया, और अंग समान हो सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब कि जो सर्वांगसम होता है इसमें हूबहू आकृति का तो रूप होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ उसकी माप भी वही होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात सर्वांगसम के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है। सर्वांगसम जो होता है, देखिए समरूप का जो निशान है ये है, और सर्वांगसम का निशान ये प्लस ये है। अर्थात जो सर्वांगसम आकृति होती है वो समरूप के साथ साथ उसके आकार की साइज भी बराबर होती है। जैसे जो दो वृत्त, अगर हम ऐसे कह दें, दो वृत्त सदियों क्या होते हैं, दो वृत्त सदियों, तो क्या बताओगे, दो वृत्त सदियों समरूप होते हैं, बिल्कुल समरूप होते हैं। अर्थात आपके जो दो वृत्त हैं भैया, ये हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो चाहे जितनी रेडियस हो, लेकिन इनका रूप तो गोलाकार ही है ना। इतनी बात समझ में आ गया? अर्थात छोटा बड़ा कोई भी आप ले लीजिए वृत्त, सभी आपके क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। लेकिन दो त्रिभुज सदैव समरूप नहीं होते, क्योंकि त्रिभुज का शेप अलग अलग हो जाएगा।
जैसे एक त्रिभुज मान लेते हैं मैंने समकोण बना दिया और एक मैंने समबाहु बना दिया, क्या रूप एक जैसा है? नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि दो समबाहु त्रिभुज सदैव कैसे होते हैं, तो आप कहोगे दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, जैसे दो एटीएम कार्ड के बारे में बात कर दें, किसी भी बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड हो, जो दो आपके एटीएम कार्ड है ये कैसे होते हैं? समरूप या सर्वांगसम? तो ये सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, और साथ ही साथ समरूप तो होगा ही होगा, अर्थात अंग जिसमें बराबर हो। जैसे आपके एटीएम कार्ड हो गए, ये कैसी आकृति हो गई? सर्वांगसम। सर्वांगसम की एक खास पहचान होती है प्यारे बच्चों, एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा ढक ले, यानी एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा ढक ले, तो उसी को हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे एक ही किताब के जितने पन्ने हैं एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, एक कॉपी के सभी पेज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आप अच्छे समझ लिए होंगे। समरूप के बारे में बात करें, केवल रूप समान होगा। जैसे अगर दो हमने वर्ग बना दिया, क्या बना दिया? दो वर्ग बना दिया, तो सदैव समरूप होंगे, क्योंकि जो वर्ग होगा उनकी आकृति क्या होगी? उनके शेप एक जैसा होगा ना, तो हमेशा समरूप हो जाएंगे। तो आपको सर्वांगसम नहीं पढ़ना है, इस पर एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियां तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जितना पहले का क्षेत्रफल होगा उतने दूसरे का होगा, जितनी भुजा पहले त्रिभुज की होगी उतने दूसरे की होगी, लेकिन समरूपता पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब हम चलते हैं समरूपता को बताते हैं। समरूपता की कुल 4 कसौटियाँ हैं। इन चारों कसौटियों में ट्रिपल एस नियम, ट्रिपल ए नियम, डबल ए नियम, यस ए यस नियम। इसका मतलब देखिए, आप लिख सकते हैं समरूपता की कसौटी या समरूपता के नियम। समरूपता के नियम आप लगा दीजिए चिन्ह, ये है समरूपता का चिन्ह। अब एक प्रश्न बताएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, समरूपता के नियम में सबसे पहला नियम है यस ए यस नियम, या यस 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 लिख दीजिए। अगला नियम है ट्रिपल ए नियम, तीसरा है डबल ए नियम, चौथा है यस ए यस नियम। बस आपको बता दे रहे, ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं, केवल सुनो समझो। जो बच्चे कभी नहीं समरूपता पढ़े उनको भी आ जाएगा, केवल धैर्य रखिए। ट्रिपल एस नियम का बब्बू ऐसा है कि ट्रिपल एस नियम में क्या होता है, देखिए अच्छे से आप लोग, कि अगर ये सर्वांगसम की बात कर दें तो कहेंगे एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या संगत भुजाएं बराबर है, सर्वांगसम। लेकिन समरूप में क्या होता है, आपको ये सारी चीजें जानना होगा, ये सब लिखना होगा। तो आप तुरंत क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसमें हमारा PDF रहेगा, आप वहीं से क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इतनी बात अच्छे से समझ में आई और लिख डालिएगा। यस 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 नियम, ए नियम, डबल ए नियम और यस यस नियम। आज ही आपको ये वीडियो भी मिलेगा और आपको PDF भी मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम समरूपता के नियम जानने के बाद, यानी समरूपता के तीनों चारों नियम जानने के बाद अब इस पर प्रश्न कैसे आता है इस पर विचार करना है। एग्जाम को आपको क्वालिफाई कैसे करना है इस पर विचार करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब समरूपता पे बनने वाला प्रश्न, तो प्यारे बच्चों एक आपने सुना होगा थेल्स परिमेय। अब इसको पहले हम बता देते हैं। पहला है थेल्स परिमेय। थेल्स आपके गणितज्ञ थे, उन्होंने एक परिमेय दिया समरूपता, जिसे थेल्स परिमेय के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा, इन्होंने बताया क्या, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या, देखो तो जैसे इन्होंने कहा दो त्रिभुज समरूप हैं, चलो हम पहले दो त्रिभुज समरूप बना देते हैं। दो त्रिभुज बनाते हैं जिनका नाम है ABC, इनका नाम है त्रिभुज PQR। तो थेल्स ने कहा, जैसे आपने तो समरूपता सिद्ध कर दिया, ये दोनों समरूप हैं, तो थेल्स परिमेय में क्या है कि एक त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो इन्होंने कहा इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो
आप कहोगे बराबर होता है। इतनी बात अच्छे समझ में आई कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे देखो कैसे, अगर इसमें कोई कहे इनकी संगत ए बी की प्यारे बच्चों संगत भुजा कौन होगी, इसकी संगत भुजा पी क्यू, अर्थात ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। इसी को हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, कॉपी कर लो। अब आप सोच रहे होगे कि ये थेल्स प्रमेय हमसे पेपर में पूछा जाएगा, थेल्स प्रमेय लिखकर दिखाओ, नहीं, इस पर प्रश्न बनेगा। कैसे प्रश्न बनेगा देखिए, वो भी बताते। पहले आप थेल्स प्रमेय जानिए एक बार फिर कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न बताते हैं कैसे आता है। इस पर देखिए प्रश्न आता कैसे है। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे मान लेते दो आपका फिगर बना हुआ जिसका नाम है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पीक्यूआर समरूप। इससे आप क्या समझ रहे हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न में दे दिया कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए, क्यू आर को यक्स लिख दिया। तो कैसे लगाओगे, तो हमने कहा जब दो त्रिभुज समरूप होते तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी इनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अर्थात एक नियम ऐसे कर सकते हो कि जब ये 4 का दूना 8 है तो 3 का दूना क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी 8 का आधा 4 है तो 6 का आधा क्या होगा, 3। डायरेक्ट लगा के नंबर ले लो, मिल गया नंबर। अगर इसको नियम से लगाना चाहते हो तो क्या करोगे, तुरंत लगाओगे थेल्स प्रमेय। कैसे लिखोगे, ए बी बटा क्या होगा इसकी संगत भुजा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, दुइये में हम तुलना करेंगे। ए बी का मान कितना हो गया 8, पी क्यू का मान हो गया 4, बी सी का मान हो गया 6, क्यू आर पूछा गया है तो 4 दूनी 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 क्यू आर बराबर 6, इसलिए क्यू आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आई होप आप अच्छे से लगा ले गए होंगे, मजा आ गया होगा, मजा आया ना। तो इतनी बात समझ लिए आप थेल्स प्रमेय जान गए। कैसे प्रश्न बनेगा, आपके पास किताब होगा, कर डालिएगा, प्रैक्टिस खोल डालिएगा आप तुरंत। आप जो त्रिभुज और त्रिभुज में लगा डालिएगा। समरूप पर आधारित सभी प्रश्नों को आज हम बता के खत्म कर दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पर। प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर 2 देखिए। इसमें क्या बच्चों कि सबसे अच्छे पहले देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो, समरूप है तो क्या लिख लीजिए, सब एक साथ कर देते कई प्रमेय को। तो क्या, तो देखिए उनके संगत परिमापों का अनुपात, संगत परिमापों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत ऊंचाई का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंब का अनुपात। और लिखना चाहो आगे लिख दो, संगत माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होता है। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिए। मैंने कहा जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर संगत परिमापों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। इतनी बात समझ गए। अगर इतनी बात आपको पता है तो इस पे प्रश्न आप कम से कम आपने कितना देखा, 1 2 3 4 मतलब 4-5 प्रयोगों के एक साथ देख लिया। अब जैसे दे दिया दो त्रिभुज जिनके परिमाप का दे दिया तो उनमें से एक का ऊंचाई दे दिया, दूसरे की ऊंचाई पूछ लिया, या दो त्रिभुज जिनके संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया, उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात पूछ लिया। यानी इनमें से किसी के साथ कोई भी तुलना है तो आप दो का तुलना करके आप निकाल सकते हैं, जिसमें 3 चीज दी रहेगी, एक चीज आपको निकालना होगा। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों कंफर्म हुआ, चलते हैं आगे।
तो प्यारे बच्चों, इस पर देखिए आप कैसे प्रश्न बनेगा। प्रश्न को बताते हैं, इसको देखते रहिए। जैसे देखिए कैसे, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे दे दिया क्वेश्चन, दो त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज PQR, है ना, दे दिया है, इतना लिख दिया। और त्रिभुज ABC का परिमाप 24 है और त्रिभुज PQR का परिमाप 32 है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई, यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई बताइए। ऐसे प्रश्न बनेगा, लिख डालिए आप लोग। प्रश्न कैसे बनेगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं और त्रिभुज ABC का परिमाप 24 है, त्रिभुज PQR का परिमाप 32 है, त्रिभुज ABC की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो इस पे हम फिगर बना देते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज ABC हो गया, समरूप त्रिभुज PQR हो गया, कुछ भी बना डालिए समझने के लिए। अब इसका परिमाप जो दे रखा है 24 दे रखा है, इसका परिमाप 32 दे रखा है। इसमें क्या है, आपका ABC की ऊंचाई जो है 6 है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब कैसे लगाओगे, इतनी सारी चीज आपको पता होने के बाद आप तुरंत इस नियम को लगाओगे, संगत परिमापों का अनुपात बराबर संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर ABC की ऊंचाई h1 बटे h2। ABC का परिमाप हो गया 24, इसका हो गया 32, इसका हो गया 6, h2 निकालना है, 6 चौक 24, 4 8 32, h2 बराबर बच्चों तो आप बताओगे 8 सेंटीमीटर। हमें जहाँ तक पूरा आशा और विश्वास है कि आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि कैसे प्रश्न बनेगा। चलिए दूसरे प्रश्न के साथ सिखाते हैं आपको। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आप, दो समरूप त्रिभुज है जिसका नाम ABC और PQR है, जो पर क्या है, समरूप है। तो पहले बना लो, कुछ न किया करो, फिगर बना लिया करो। ऐसे कल्पना कर लीजिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज PQR है और ये क्या है, समरूप है, ऐसे बना डालिए तुरंत। फिर कह रहा है जिनके परिमाप क्रमशः 45, अर्थात इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 45 है और इसका डायामीटर कह रहा है 30 है। यदि PQ 10 है, PQ कहाँ है, PQ 10 है तो AB की माप यानी x पूछा क्या होगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया संगत परिमापों का अनुपात, संगत परिमाप यानी D1 बटे D2, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं संगत परिमाप क्या होगा, 45 उसका है 30 बराबर इसकी संगत भुजा कितनी है x और उसकी संगत भुजा है 10, तो 10 तिहाई 30, 3 से काट दिए 45 आ गया, x का मान कितना आ गया बच्चों 15। चाहे आप फार्मूला लिख लिख के लगाइए, चाहे डायरेक्ट याद कर लीजिए, संगत परिमापों का अनुपात और संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आया। चलिए रूल नंबर आज का बताते हैं, अगला वाला। पहले बच्चों अगला नियम है, बहुत जबरदस्त नियम है, मजा आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम फॉर SSC, रेलवे, बैंक, UPP, SI, दिल्ली पुलिस, CPO, SI, आपके टेट, सुपर टेट सब के लिए यूजफुल है। लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो गणित पढ़ना चाहते हैं। यह है क्या, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या, तो बताइए आप लोग, तो हम बताने चल रहे हैं, उनके संगत, ऐसे लिख देना, पूरा लिख दे, क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के
अनुपात के वर्ग के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के संगत परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? कितनी बड़ी बात मैंने एक लाइन में लिख दिया। ये दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के संगत भुजाओं के परिमाप के क्या है? अनुपात के वर्ग के संगत भुजाओं के ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात जो भी कोई क्या जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे प्रश्न देखिए आता कैसे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस पर। दो त्रिभुज समरूप है, पहले लिख दो। दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या है? समरूप हैं। उनके ऊंचाइयों का अनुपात, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? चलो आप लोग बताइए, ऐसे दशा में क्या होगा? यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छे से पता है कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो हमेशा ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा A1/A2 बराबर H1/H2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात ये A1/A2 उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा A1/A2 बराबर इसका क्षेत्रफल है 3/4, इसका अनुपात वर्ग करेंगे तो 9:16 आ गया। अर्थात उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया बच्चों? 9:16 होगा। इतनी बात समझ में आई? चलते एक प्रश्न और बताते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रश्न लिखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 9 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हल करने से पहले हमने आपको 1000 बार बताया भैया एक फिगर ड्रा कर लीजिए। त्रिभुज ABC जो कहा जाए पहले लिख लीजिए, आपका आधा काम यहीं से आसान हो जाता है। लिख डालिए इसका जो एरिया दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर और इसका एरिया आपसे A2 आपको फाइंड आउट करना है। फिर क्या दिया है? AB 6 सेंटीमीटर, PQ 9 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? तो आप क्या करना है? तो सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB/PQ का होल स्क्वायर। आप ABC का क्षेत्रफल लिखोगे 100 वर्ग सेंटीमीटर बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का मान है 6 का वर्ग यानी 36 बटे ये हो गया 9×81। इतनी बात समझ में आई? तो आप तुरंत काटोगे, 4 से काटोगे, 4×9=36, 4×5=100, 9×9=81, 25×9=225। तुरंत बताओगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 225 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, हमको लग रहा है आपको अच्छे से आ गया होगा। आपको अगर इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, जितने लोगों को, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। जरूर आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा और बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े रहिए। त्रिभुज के इसके आगे आपको अगले वीडियो मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे चलेंगे वीडियो का पार्ट 3 लेकर के हम आएंगे कल। जय हिंद।